हम लोग चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का देखने जा रहे हैं। धीरे धीरे पूरा 11 पूरा 12 ख़त्म करेंगे। देखो मज़ा आएगा और क्या, और बाद में ज्ञान देंगे। तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो चैप्टर का नाम से ही ये पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे। जो पूरा 11 जो पूरा 12 जो भी केमिस्ट्री का चैप्टर होने वाला है उसके लिए बहुत सारा बेसिक चीज़ होगा जिसको हम लोग को पहले सीख लेना पड़ेगा, तब हम लोग वो चैप्टर को समझ पाएंगे। जैसे अगर आप मैथ को अच्छा से पढ़ना चाहते हो तो 1 2 आपने सीखा, आपको इंग्लिश पढ़ना था तो ABCD सीखा। वैसे अगर आप ये बेसिक चीज़ पढ़ लोगे तो फिर आगे आप केमिस्ट्री पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये पूछते हैं कि केमिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं और केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। आपको पता होगा साइंस का आप 3 डिवीज़न आगे कर रहे होते हो। बचपन क्लास में तो साइंस का मतलब एक ही बुक चलता है, लेकिन साइंस आगे चल कर के 3 पार्ट में बैठता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। तो केमिस्ट्री भी एक साइंस ही है जहाँ पर आप पढ़ रहे होते हैं किसी भी मैटर का एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। तो हम ऐसा कहेंगे केमिस्ट्री क्या होता है, तो केमिस्ट्री इज ए साइंस where we study about एटम्स के बारे में पढ़ना हो गया या फिर तुम्हारा मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना हो गया। क्या सिर्फ इतना ही तक है केमिस्ट्री? नहीं। अगर आप मैटर का कंपोजिशन के बारे में पढ़ रहे हो वो भी आपका केमिस्ट्री के अंदर आएगा। कंपोजिशन का कहने का मतलब ये है कि एक बात बताओ, वाटर जो होता है, वाटर का फार्मूला H2O, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। तो पानी में 2 H का होना, 1 ऑक्सीजन का होना, ग्लूकोज में 6 कार्बन का होना, ये सब क्या बता रहा है? ये कंपोजिशन बता रहा है। और ये कंपोजिशन आप तभी अच्छा से जान पाओगे जब आपने केमिस्ट्री अच्छे से देख रखा होगा। एलिमेंट का नाम ही नहीं पता है, केमिस्ट्री कहाँ से आएगा? तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं किसी भी मैटर का कंपोजिशन क्या है, मतलब वो किन चीज़ों से मिल कर के बना है। दूसरा यहाँ पे ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, मतलब स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ हम लोग देखते हैं, एक कंपोजिशन हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया, इंटरेक्शन, एक मैटर दूसरे मैटर से मिल कैसे रहा है। तीसरा चीज़ क्या देखते हैं, इंटरेक्शन ऑफ मैटर। जैसे मान लो आपको पानी बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कराओगे ना, हाइड्रोजन यहाँ पे एक मैटर है, ऑक्सीजन भी एक मैटर है, दोनों मिलकर के क्या बन गया आपका, वाटर बन गया, ठीक है। तो इसका इंटरेक्शन भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद मैटर अगर पढ़ ही रहे हैं तो उसका गुण को भी तो पढ़ेंगे ही ना। यहाँ पे हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हम बात करते हैं आइस का क्या प्रॉपर्टीज़ है, जैसे हम बात करते हैं कि नॉर्मली वाटर का क्या प्रॉपर्टी है। आइस का मतलब एक सॉलिड हो गया, उसका पार्टिकल बहुत पास होगा। लिक्विड में जो हमारा वाटर हो गया, दूर पार्टिकल होगा। आइस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो ये सब गुण का भी डिस्कशन कहाँ कर रहे होते हैं, इसी चैप्टर में कर रहे होते हैं। ये बात तुमको समझ में आ रहा है कि केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस है जहाँ पे हम लोग एटम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर हो गया, कंपोजिशन हो गया, उसका प्रॉपर्टीज़ हो गया और कैसे मैटर आपस में कंबाइन करता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास ये आता है कि क्यों, क्या इम्पोर्टेंस है आपका केमिस्ट्री का। डेली लाइफ में हम लोग का इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। तो दूसरा टॉपिक ये है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्या लगता है इम्पोर्टेंट होगा कि नहीं? देखो एक किसान से पूछो केमिस्ट्री का क्या रोल है। वो फर्टिलाइज़र बनाता है, इंसेक्टिसाइड डालता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्लॉथ पहनते हैं, ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, दवा वगैरह, ठीक है। तो ये सब में तुम्हारा केमिस्ट्री है। तुम अच्छा खाना खा पा रहे हो, चावल अच्छा उग रहा है, खाद की वजह से ना। साफ़ सुथरा कपड़ा पहन पा रहे हो, सर्फ साबुन, वो भी तो तुम्हारा केमिकल ही है ना। तो हर एक जगह केमिस्ट्री है। इम्पोर्टेंस का अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि आप फर्टिलाइज़र का ही बात कर लो दोस्त। दूसरा बात कर लो ड्रग्स का, दवा वगैरह के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
तीसरा आप बात कर लो उसका सोप का, डिटर्जेंट का, हर एक जगह आपका क्या देखने को मिल रहा है, केमिस्ट्री देखने को मिल रहा है। टूथपेस्ट समय समय उठ करके दांत धोते हैं कि नहीं धोते हैं, तो उसके लिए भी तो ये है आपका इम्पोर्टेंस। तो केमिस्ट्री क्यों पढ़ना है ये बात क्लियर है। अब अगर हम आपको एक बात बताएं कि चलिए एक मोटा मोटी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो हम आपको ये समझाते हैं कि सबसे पहले आप अपने घर के चारों तरफ देखो तो आपको कुछ कुछ चीज़ दिखेगा जिसका कुछ ना कुछ वजन होगा और वो जगह को ऑक्यूपाई करता है। उन चीज़ों को हम एक स्पेशल नाम से रिप्रेजेंट करेंगे आपसे, मैटर लिखे हैं यहाँ पे। मैटर ऐसा चीज़ को बोलेंगे जिसका मास होगा और जो कि जगह को ऑक्यूपाई कर रहा होगा, इसका मतलब उसके पास वॉल्यूम होगा। तो चारों तरफ अगर आपको मैटर दिख रहा है और आप उसका स्टडी करना चाहते हैं तो इतना ज़्यादा चीज़ को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन। तो मैटर का दो पार्ट हम लोग बांटते हैं। एक क्लासिफिकेशन को बोलते हैं हम लोग फिज़िकल क्लासिफिकेशन, बोलो मेरे साथ कैसा क्लासिफिकेशन कहते हैं, फिजिकल। और दूसरा क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो कैसा दिखता है, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर है उसका। तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं, हम कुछ मैटर को सॉलिड कहते हैं, कुछ को हम लोग लिक्विड कहते हैं, किसी को हम लोग गैस कहते हैं, कुछ मैटर जो है वो हमारा प्लाज्मा कहलाता है, और एक क्लासिफिकेशन बनता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, लिखेंगे इसको BEC। ठीक है, अरे आप ही सोचो ना कि मान लो इस कप के बारे में बात करें, ये कप आपको सॉलिड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी तो मैटर है, मैटर सॉलिड भी हो सकता है। आप पानी पीते हो वो भी तो मैटर है, वो भी तो उसका भी तो मास है, वो भी तो जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन वो कैसा है आपका, आराम से घूम फिर पा रहा है, फ्लो कर पा रहा है। तो उसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, लिक्विड के अंदर। और हमारे चारों तरफ को गैस दिख रहा होगा, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, एयर है, तो इसको हम लोग किसके अंदर रखेंगे, गैस के अंदर। ऐसे प्लाज्मा भी होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है, देखेंगे उसको भी, आगे चलते हैं। अब हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो इसके अंदर भी दो पार्ट बढ़ता है। कुछ मैटर को हम लोग प्योर मैटर कहते हैं और कुछ मैटर को हम लोग इम्प्योर मैटर कहते हैं। अगर हम प्योर मैटर का बात करें तो प्योर अगर कह रहे हैं किसी मैटर को, तो हम उसको बोलेंगे या तो वो प्योर चीज़ एलिमेंट हो सकता है या तो वो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, अब इम्प्योर का बात करें तो इम्प्योर के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ मिक्सचर आता है, और मिक्सचर के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन हो जाता है। एक हो जाता है होमोजीनस मिक्सचर और एक क्लासिफिकेशन हो जाता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो ये था आपका मोटा मोटी क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग डिटेल में एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, उससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स देख लेते हैं जिस टर्म्स का इस्तेमाल आगे होगा। सबसे पहला टर्म है फ्लूइड। फ्लूइड से आप क्या समझें या फ्लूइड किसको बोलते हैं। नॉर्मली आप ऐसा सोचो कि गैस या फिर अगर वाटर को आप ऐसे ही कहीं पर डाल दोगे तो वो बह जाता है, रुकता नहीं है, फ्लो करता है। तो ऐसा जो भी बंदा फ्लो करने का टेंडेंसी को शो करता है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। इसका मतलब फ्लूइड हमारा लिक्विड हो जाएगा, जितना भी लिक्विड है, और गैस, सारा गैस। तो इसका मतलब फ्लूइड के लिए हम लिखेंगे टेंडेंसी टू फ्लो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड। और इसके अंदर आप एग्जांपल क्या याद कर लोगे, सारा का सारा लिक्विड और सारा का सारा गैस। दूसरा इसी का उल्टा जिसको हम लोग बोलते हैं रिजिड, क्या कहेंगे उसको हम लोग, रिजिड। रिजिड का मतलब जो फ्लो ना करे, जैसे जो बह जाता है उसको तो हम लोग फ्लूइड बोल ही दिए ना। जैसे आप सॉलिड का बात करते हैं, ईंट को यहाँ पे ला करके रख दें, ईंट एक जगह से दूसरी जगह सरक करके तो नहीं चला जाएगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजिड। रिजिड का मतलब ये समझो कि नो डिसलोकेशन शो करे, जो मतलब अपने जगह से जो सरकना, डिसलोकेशन थोड़ा स्पेलिंग सही कर लेते हैं, जो डिसलोकेशन को शो ना करे उसको हम लोग रिजिड कहते हैं। और नॉर्मली इसका एग्जांपल आप क्या याद रखोगे, सॉलिड। तीसरा एक और टर्म सीख लो जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एनर्जी, क्या कहेंगे, थर्मल एनर्जी। देखो बोर्ड में
नॉर्मली हम ये कह रहे हैं कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हम 2-4 बॉल रख दिए और बॉल जो है इधर उधर घूम रहा है। कभी ये बॉल ऊपर टकरा रहा है, नीचे टकरा रहा है, बाएं दाएं ऊपर नीचे। बिल्कुल ऐसा सोचो कि अगर हम इसमें बार बार अपना मारते जाएं तो ये रेड एंड हॉट हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही पार्टिकल्स अगर उसके अंदर कभी अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसे टकराएगा तो वो आपका दीवार गर्म हो जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर बार बार हीट करेगा तो उसकी वजह से उसके अंदर एक हीट एनर्जी आ जाएगा और उसी एनर्जी को हम लोग थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो थर्मल एनर्जी के लिए आप क्या सोच सकते हो, आप ऐसा सोचो ना कि अगर मूवमेंट और पार्टिकल्स के वजह से कोई एनर्जी आ रहा है तो उसको हम लोग थर्मल एनर्जी कहेंगे। एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। चल, तो ये कुछ टर्म सीखे। अभी तक में हम लोग क्या क्या सीखे। नॉर्मली आप केमिस्ट्री का डेफिनेशन, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस, मैटर का क्लासिफिकेशन और कुछ टर्म्स। अब देखो कुछ फीचर्स देखेंगे, एक और आर्टिकल देखेंगे, उसके बाद ये क्लास ख़त्म करेंगे। कुछ फीचर्स जो कि आपका सॉलिड शो करता हो, लिक्विड और फिर गैस, ठीक है। एक मिनट जरा सा। एक बार चेक कर लेना चाहिए होता है, क्योंकि हम 3-4 बार रिकॉर्ड किए और फिर हुआ क्या, एक बार भी रिकॉर्ड होते होते बंद हो गया। तो वही थोड़ा डर लगता था। वही पीछे देखने गए थे, ये क्या सीन है पीछे का। चल, तो कुछ फीचर्स लिख रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो है सेव, पहला फीचर्स है सेव। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, क्या वाइट वाइट रहेगा हमारे पास जब बहुत सारा ऑप्शन है कलर का। तो फ्लो वॉल्यूम, रिजिडिटी, उसके बाद है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, पेज चेंज। उसके बाद है डिफ्यूजन कंप्रेसिबल, हो गया, डिफ्यूजन हो गया। थर्मल एनर्जी, मोशन और डेंसिटी। ये सारा डिस्कस करेंगे। क्या ये सारा फीचर क्या सॉलिड या लिक्विड या गैस शो करता है। तो सबसे पहला फीचर्स है वो है आपका शेप, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड का शेप फिक्स्ड रहता है, लिक्विड का रहता है या गैस का रहता है या फिर नहीं रहता है। देखो शेप का मतलब वो किस तरह का फिजिकल अपीयरेंस शो कर रहे हैं। हम आपको एक कप का एग्जांपल देते हैं, ये आपका एक सॉलिड है। अब बताओ इसका शेप अगर ऐसा है तो अगर इसको चांद पे ले जा कर के रख दें या फिर आपके घर पे ले जा के रख दें तो ये इस शेप से दूसरा शेप में चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। ये अभी गोल गोल है सिलेंड्रिकल, तो क्या ये क्यूबाइडल हो जाएगा या सर्कुलर हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो सॉलिड जो है वो शेप चेंज नहीं करता है, इसका मतलब इसका शेप फिक्स्ड रहता है। लेकिन वही अगर हम लिक्विड का बात करें तो लिक्विड क्या शेप चेंज करता है? सोचो ज़रा सा। कलर एक अच्छा वाला चुन लें। क्या लेना चाहिए कलर? चलो हरा ले लेते हैं, ठीक है। लिक्विड का बात करो कि अगर आप पानी रखोगे इसके अंदर तो इस शेप को ले लेगा, कोई बोतल के अंदर रखोगे तो वो बोतल का शेप को ले लेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर पे अलग अलग शेप देखने को मिलेगा। तो लिक्विड जो है वो शेप चेंज कर लेता है, तो इसका शेप फिक्स्ड नहीं रहता है, तो क्रॉस से हम इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। गैस भी जो है वो
शेप को फिक्स करके नहीं रख पाता है। आप हवा निकालो मुंह से 1 लीटर सपोज कर लो और उसको गोल वाले बलून में डालो तो वो अलग शेप में फूलेगा, लौकी शेप का बलून में डालो तो वो अलग शेप में फूलेगा। दूसरा बात है फ्लो का, फ्लूइडिटी हम बताए थे, जो फ्लो करता है उसको हम लोग फ्लूइडिटी कहते हैं, फ्लो करता है फ्लूइड कहते हैं। अब क्या बताओ, सॉलिड फ्लो करता है? नहीं फ्लो करेगा, वो अगर एक जगह रखा हुआ है तो वो एक जगह ही रहेगा। लिक्विड और गैस जो है ये फ्लो शो करता है। आगे वॉल्यूम का बात करते हैं, मतलब वो जो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, जैसे सॉलिड कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता है, लिक्विड भी करता है और गैस भी करता है, तो ये वॉल्यूम क्या फिक्स रहता है या चेंज हो सकता है? हम ऐसा कहेंगे कि अगर इसके अंदर स्पेस है 1 लीटर आने का तो वो 1 लीटर ही आएगा ना। अगर मान लो कि ये कप को यहाँ पे रख रहे हैं, ये जगह इतना को ऑक्यूपाई करता है, तो कहीं और रखेंगे तब भी ये इतना ही ऑक्यूपाई करेगा। तो सॉलिड के केस में जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, लिक्विड के केस में भी यही है, फिक्स ही रहेगा। आप 1 लीटर पानी भरोगे बाल्टी में तब भी बाल्टी के अंदर 1 लीटर ही पानी रहेगा, आप टब में भरोगे तब भी 1 लीटर ही पानी रहेगा। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं है। हम लोग इस्तेमाल करते हैं 14 लीटर वाला गैस सिलेंडर, बड़ा सा आता जो है, उसके अंदर भी 14 लीटर है, लेकिन अगर उसको हम लोग खोल दें, सारा गैस निकाल दें, इस कमरे के अंदर फैला दें, तो हर एक कोना भर जाएगा, ये सारा जगह जो है गैस सा हो जाएगा। तो वही 14 लीटर जो इतना कम स्पेस में था, अब वो इतना जगह में फैल गया है। यानी पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना है। तो वॉल्यूम जो है सॉलिड का फिक्स रहता है, लिक्विड का भी फिक्स रहता है, लेकिन जब हम लोग गैस का बात करते हैं तो इसका फिक्स नहीं रहता है। अब बताओ रिजिडिटी का, कौन अपने जगह से डिसलोकेट नहीं होता है? सॉलिड। इसका मतलब सॉलिड रिजिड है, बाकी सब रिजिड नहीं है। क्रॉस से हम रिप्रेजेंट करें। अब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको समझते हैं। आप सबसे पहले ये समझो कि अगर कोई भी सॉलिड है या फिर लिक्विड है, ठीक है, या गैस है, तो सॉलिड के अंदर जो रहता है, जैसे मान लो ईंट है ये, तो ईंट के अंदर छोटा छोटा पार्टिकल्स रहेगा, कुछ ऐसे अरेंज, एक गोल गोल पार्टिकल्स। लिक्विड के केस में भी पार्टिकल्स अरेंज रहेगा, लेकिन देखो ये थोड़ा दूर दूर रहेगा। गैस के केस में भी रहेगा, ये बहुत ज़्यादा दूर दूर रहेगा। तो ये वाला को जूम करके देखो तुम, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल, तो ये दोनों पार्टिकल के बीच का जो दूरी जो कि ये बहुत कम दिख रहा है, इस दूरी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और ये दोनों बहुत ज़्यादा पास है, ये तभी पास है जब इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। सॉलिड का पार्टिकल पास है, इसका मतलब ये फोर्स ज़्यादा है। लिक्विड के केस में उतना पास नहीं आ पाया क्योंकि फोर्स कम लग गया होगा। गैस के केस में बहुत ज़्यादा दूर चला गया है पार्टिकल, इसका मतलब वो फोर्स वहाँ जा कर के और भी कम हो गया होगा। तो सवाल ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी पास में रखने का जो फोर्स है, सॉलिड के केस में ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि सोचो ना भाई कि एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास क्यों है? क्योंकि फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। लिक्विड के केस में मीडियम रहता है, और सबसे कम जो रहता है वो किसके केस में रहता है? मिनिमम किसके केस में रहता है? गैस के केस में रहता है, क्योंकि गैस का पार्टिकल तो इधर उधर कहीं भी मूव कर रहा है, और वो तभी मूव कर पा रहा है कि उनके बीच में उन दोनों पार्टिकल को होल्ड करने का कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, फोर्स वहाँ पे भी लग रहा है लेकिन कम लग रहा है। आगे देखो, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का। सॉलिड के केस में पार्टिकल बहुत पास है, इसका मतलब स्पेस कम होगा। गैस के केस में पार्टिकल दूर दूर है, यानी उन दोनों के बीच का जगह बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी वही चिट्ठा बनेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का बात करें तो ये आपका मिनिमम हो जाएगा सॉलिड के केस में, और ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा गैस के केस में। एक मच्छर परेशान कर रहा है। चलो, लिक्विड के केस में ये मीडियम रहेगा। चलो अगला, और फीचर्स लिखे थे ना। अब हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन का, कंप्रेसिबिलिटी का, थर्मल एनर्जी का, मोशन का और डेंसिटी का। देखो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि देखो हम परफ्यूम यहाँ पे लगाए तो परफ्यूम ये आपको तक भी सूंघाई देगा, या फिर हम बोल सकते हैं आपके तक पहुँच जाता है। तो होता क्या है कि आपके पास का एयर और मेरे पास का परफ्यूम का जो फ्रेगनेंस है, दोनों एक दूसरे के तरफ आता है। जो दोनों तरफ का जो मूवमेंट है, आपस में मिलने का मूवमेंट है, इंटरमिक्सिंग होना, इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। अब बताओ सॉलिड के केस में अगर हम ईंट को रख दें तो ईंट क्या आपके पास आएगा? हाँ, नहीं ना आएगा।
लेकिन अगर हम परफ्यूम का बात करें तो वो आपके पास आ रहा है, यानी गैस आपके पास आ रहा है, तो वो डिफ्यूजन शो कर पाएगा। लिक्विड के केस में लिक्विड डिफ्यूजन शो करता है, कलर को मिलाते हैं हम लोग तो वो पानी में आपस में मिल जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि डिफ्यूजन जो है, सॉलिड जो है ये शो करेगा, लेकिन ये इसका डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, मिनिमम होगा, और मैक्सिमम किसका होगा, गैस का। और लिक्विड भी डिफ्यूजन शो करेगा, लेकिन ये मीडियम में शो करेगा। ठीक, अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी का। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि पार्टिकल्स को पास लेकर के आना। सॉलिड का पार्टिकल्स को कैसे ही पास लाएंगे, पहले से वो पार्टिकल चिपका हुआ है ना, तो ज़्यादा पास तो नहीं आएगा। इसका मतलब सॉलिड को कंप्रेसिबल नहीं किया जा सकता है, लेकिन गैस का पार्टिकल्स बहुत दूर है तो उसको हम लोग पास में ला सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसका हम लोग कंप्रेसिबल कर सकते हैं। लिक्विड का भी कर सकते हैं, लेकिन ये उतना हाई लेवल तक नहीं होगा। अब थर्मल एनर्जी किसके वजह से आता था, ज़रा सोचो तो। पार्टिकल्स बार बार टकराएगा, और वही पार्टिकल्स टकरा सकता है जो फ्री है मूव करने के लिए। अभी हम तुमको दिखाए कि देखो ये रहा सॉलिड, ये रहा लिक्विड, और ये रहा गैस। गैस का पार्टिकल बहुत ज़्यादा फ्री है तो आराम से मूव कर पाएगा, और जो अच्छा से मूव कर पाएगा, ज़्यादा बारी हीट कर पाएगा, तो उसका एनर्जी उतना ज़्यादा हाई रहेगा। सॉलिड के केस में थर्मल एनर्जी नहीं होगा या कम होगा, और सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी किसका होगा, गैस का। इसीलिए होगा क्योंकि उसका पार्टिकल्स आराम से मूव कर पाता है। मोशन का बात करें तो जो सॉलिड है वो पार्टिकल्स बहुत पास है, तो वो पार्टिकल्स ज़्यादा नहीं, सिर्फ ऐसे आगे पीछे मूव कर पाएगा। और अगर ऐसा मूवमेंट कर पा रहा है तो वैसा मोशन को हम लोग वाइब्रेशनल मोशन कहेंगे। कैसा मोशन कहेंगे, वाइब्रेशनल मोशन कहेंगे। उसके बाद दूसरा सेक्शन था आपका लिक्विड वाले के केस में क्या है, पार्टिकल थोड़ा फ्रीली मूव कर सकता है, तो वो आगे पीछे भी जा रहा है और ऊपर नीचे भी हो जा रहा है। आगे पीछे हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वाइब्रेट हो रहा है, और ऊपर नीचे मतलब ट्रांजिशनल मोशन भी कर रहा है। तो हम ऐसा बोलेंगे ये वाइब्रेशनल भी कर लेगा सो, और ये ट्रांजिशनल भी कर लेगा सो। ठीक है, रुक जा। ईयरफोन दिया। अब सुन, अब हम बात कर रहे हैं तुम्हारा गैस का मोशन का। तो गैस का पार्टिकल बहुत ज़्यादा फ्री होता है, तो वो आगे पीछे भी हो जाएगा, ऊपर नीचे भी हो जाएगा, और रोटेट भी करेगा। बिल्कुल ऐसा समझो, ये रहा गैस का पार्टिकल, तो ये ऐसे भी हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे भी हो रहा है, ऐसे देख, ऊपर नीचे आगे जा रहा है, और ये घूम भी रहा है। तो ऐसे सोचो, घूम भी रहा है, आगे पीछे भी हो रहा है, और आगे भी जा रहा है। तो यहाँ तीनों टाइप का मोशन देखने को मिल जा रहा है, वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल और रोटेशनल। ठीक है, अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है ये समझो पहले, उसके बाद समझेंगे डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, कम होगा। देखो, डेंसिटी का मतलब होता है कितना ज़्यादा मास जो है वो एक यूनिट वॉल्यूम में है घिरा हुआ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, दो डिस्पोजेबल गिलास ले लो, या फिर समझो कि ये कप है, दो सेम टाइप का ही कप ले रहे हैं हम, तो दोनों के अंदर सेम कैपेसिटी आएगा। अब एक के अंदर हम रेत को भर दे रहे हैं और एक के अंदर हम रुई को भर दे रहे हैं, तो इतना ही जगह में किस में ज़्यादा वज़न आपको देखने को मिलेगा, रेत वाला में। तो यही कहना चाह रहे हैं कि डेंसिटी का मतलब है कितना वज़न है पर यूनिट वॉल्यूम में। वॉल्यूम अगर फिक्स कर लिया तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो अब ये बताओ, सॉलिड का अगर हम लोग देखें शेप, जो कि हम दिखाए थे तुमको, ये हम इतना जगह को देख रहे हैं, इतना जगह को हम देखें, मेरे हिसाब से ये वाला जगह 1 लीटर है, ये वाला जगह 1 लीटर है, ये वाला जगह 1 लीटर है। अब इस 1 लीटर जगह में कितना पार्टिकल दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 गो। इसी 1 लीटर जगह में कितना पार्टिकल दिखा, लिक्विड का 3 गो, और गैस का पार्टिकल कितना दिखा, 2 गो। सबका वॉल्यूम सेम रख दिए हैं, इसका भी सेम, इसका भी सेम और इसका भी सेम, लेकिन एक में 6 पार्टिकल, एक में 3 पार्टिकल और एक में 2 पार्टिकल। ठीक है, अब हो क्या रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है। तो 6 पार्टिकल, 3 पार्टिकल और 2 पार्टिकल, तो 6 पार्टिकल की वजह से जो वज़न आएगा वो ज़्यादा होगा 3 पार्टिकल के कंपैरिजन का, और 2, तो इसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, और सबसे कम किसका हो जाएगा, गैस का हो जाएगा। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि डेंसिटी जो होगा
वो आपका गैस का केस में डेंसिटी लो होगा और जो हाई डेंसिटी होगा वो सॉलिड का होगा। आप इसको ऐसे सोचो ना कि इतना छोटा सा टुकड़ा लोहा का लेके आए हैं और इतना छोटा सा ही टुकड़ा लकड़ी का लेके आए हैं। इतना छोटा सा टुकड़ा में कितना ज़्यादा आयरन का पार्टिकल होगा और उतना ही छोटा टुकड़ा लकड़ी में कितना पार्टिकल होगा। जब दोनों को वजन करोगे तो लकड़ी वाला का वजन कम आएगा और आयरन वाला का वजन ज़्यादा आएगा। इसका मतलब डेंसिटी आयरन वाला का ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू लकड़ी वाला। समझ में आया? तो ये कुछ फीचर्स था जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोटा मोटे तौर पे सॉलिड लिक्विड गैस का ये फीचर्स पता होना चाहिए, इससे सवाल भी बनता है, ठीक है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि बेशक सवाल है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको ये कहते हैं कि 1 से लेकर के 20 तक कम से कम आपको एलिमेंट्स पता होना चाहिए। और एलिमेंट्स के साथ साथ आपको पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर और पता होना चाहिए उसका मास नंबर। उम्मीद है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार लिख देते हैं आपके लिए। तो एक सेक्शन बन रहा है आपका एलिमेंट का, एक सेक्शन बना रहे हैं हम एटॉमिक नंबर का, और एक सेक्शन बना रहे हैं हम मास नंबर का। अच्छा, एक बात गौर करना, एटॉमिक नंबर जो है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आपसे Z से और मास नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग A से, ठीक है। अब एलिमेंट का हम सिंबल ही लिख देते हैं। क्या नाम लिखेंगे? हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इस तरह 20 तक लिखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 ही होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। इसी तरह सारा लिखते हैं हम लोग 20 तक, ठीक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन दूसरा पेज में लिख देते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस के बाद याद रखो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उसके बाद है पोटासियम और कैल्शियम, ठीक। एटॉमिक नंबर तो आप ऐसे याद कर सकते हो आसानी से, जो सीरियल नंबर होते हैं, जैसे लिथियम का 3, बेरिलियम का 4 और बोरोन का 5, ठीक। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये रहा 20, ठीक। अब जनरली जो मास नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है। जैसे चलो कैल्शियम से लिखना स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम का अगर 20 है तो इसका मास नंबर 40 हो जाए, जनरली बोल रहे हैं, किसी किसी का एक ज़्यादा भी होगा। पोटासियम का 19 दूनी 38 होना चाहिए, लेकिन इसका 40 होता है। आर्गन का भी 40, ये 3 तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। क्लोरीन का याद कर लो 35.5 यानी 35.5, सल्फ़र का याद कर लो 32, फास्फोरस का याद कर लो 31 और सिलिकॉन का याद कर लो 14 है ना, तो 14 2 जा 28। एल्युमिनियम का 13 2 जा 26 होना चाहिए, लेकिन इसका 27 होता है। मैग्नीशियम का 24, सोडियम का 23, याद करना है भाई इसको, ठीक। और नियॉन का 20, इसका हो जाएगा, फ्लोरीन है ना 9 दूनी 18, फ्लोरीन का 18, 19 याद कर लो। इसका 16, इसका 7 2 जा 14, कार्बन का हो जाएगा 12, ठीक है। बोरोन का हो जाएगा 10, बेरिलियम का हो जाएगा 9 और इसका हो जाएगा आपका लिथियम का 7, ठीक है। तो ये है कुछ। उसके बाद एक चीज़ और हम बताने भूल गए, तो वो ध्यान रख लो, जो कि एनसीईआरटी में जिक्र किया हुआ है कि कैंसर ट्रीटमेंट में, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद करना है तुमको, क्वेश्चन बन करके आ सकता है भाई। कैंसर ट्रीटमेंट में जो है तुम्हारा एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, दवा है सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। और दूसरा एड्स के ट्रीटमेंट में जो इस्तेमाल किया जाता है वो है तुम्हारा AZT, इसको बोलते हैं एजाइडो
थायमिडीन। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये एक टेस्ट वीडियो था कि कैसा हो रहा है, हम जैसा चाह रहे हैं क्या वो ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आधा घंटा का है और नॉर्मली जनरली हम ऐसा ही कर रहे होंगे, आधा आधा घंटा का लेक्चर सब अपलोड वगैरह करेंगे। ठीक है, देखो अच्छा लगेगा तुम लोगों को, और शुरू से देखोगे तो मज़ा ही आएगा। और इतना ज़्यादा भी मेरे पास रस नहीं है कि हम उसका कमेंट का जवाब ना दे सकें, इसका ना दे सकें। तुम बेफिक्र हमसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो फ़िलहाल तो अभी फ्री ही चलेगा, लेकिन जब एहसास होने लगेगा कि नहीं भाई कुछ पैसा चार्ज करना चाहिए तो फिर हम बताते हैं। तब तक देखो भाई टेंशन। ठीक, चलो भाई।